डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 10th चैप्टर जैव प्रक्रम का भाग 6 है। इसमें हम बात करेंगे उत्सर्जन के संबंध में। उत्सर्जन क्या होता है? आप जानते हैं, आपको पढ़ाया जा चुका है पहले कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं और उन जैविक क्रियाओं से कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं। तो इसलिए हानिकारक उपापचयी पदार्थों का निष्कासन यानी शरीर से निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। जीवों में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, उपापचयी क्रियाओं से अनेक प्रकार की हानिकारक गैसें, नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं और यदि उनको हम शरीर से बाहर ना निकालें तो वो हमारे लिए अर्थात जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। तो इसके लिए हमारा उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। तो मानव में उत्सर्जन तंत्र में कुछ विशेष अंग पाए जाते हैं, जैसे एक जोड़ी वृक्क को हम किडनी या गुर्दे भी बोलते हैं। सेकंड, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। इस तरह से हमारे मनुष्य में 4 विशेष अंग होते हैं जो उत्सर्जन में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं हम वृक्क या गुर्दों के बारे में, जिन्हें हम इंग्लिश में किडनी कहते हैं। तो मनुष्य में एक जोड़ी अर्थात 2 वृक्क पाए जाते हैं जो हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर उदर में स्थित होते हैं। और मनुष्य के अंदर मूत्र निर्माण भी वृक्क में ही होता है। वृक्क में फेफड़ों की भांति, आपको फेफड़े पढ़ाए थे श्वसन तंत्र में, तो फेफड़ों की भांति पतली झिल्ली युक्त भित्ति वाली रुधिर केशिकाओं का गुच्छा होता है यानी समूह होता है, जिससे मूत्र छनकर मूत्रवाहिनी नलिका से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य होता है कि रुधिर में से हानिकारक पदार्थों को छानकर अलग करना। अगर हम वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई के बारे में बात करते हैं तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वृक्काणु होती है, जिसे हम इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं, जिसका आपको चित्र बता दिया गया है। तो इसके भी कुछ भाग होते हैं वृक्काणु यानी नेफ्रॉन के। फर्स्ट, केशिका गुच्छ। सेकंड, बोमन संपुट। थर्ड, नलिकाकार भाग। और फोर्थ, संग्राहक वाहिनी यानी नलिकाकार भाग से होता हुआ संग्राहक वाहिनी में एकत्रित होता है। अब उत्सर्जन की क्रिया विधि यानी उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार होती है? तो सबसे पहले केशिका गुच्छ निस्यंदन होता है, यानी जब वृक्क अर्थात किडनी धमनी की शाखा नेफ्रॉन में प्रवेश करती है तो जल, लवण, ग्लूकोज, कुछ अमीनो अम्ल तथा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो हानिकारक पदार्थ हैं केशिका गुच्छ से छनकर बोमन संपुट में पहुंच जाते हैं। इसके बाद आता है सेकंड, वर्णात्मक पुनः अवशोषण, यानी वर्णात्मक का मतलब है चयनित। उसमें से जो चयनित पदार्थ होते हैं, जैसे कुछ उपयोगी पदार्थ होते हैं ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, इनका पुनः अवशोषण हो जाता है, यानी वहाँ से फिर से दोबारा वो प्रयोग में ले लिए जाते हैं। तीसरा चरण आता है नलिका स्रावण। नलिका स्रावण में यूरिया, आपने सुना होगा हमारे शरीर में यूरिया बनता है, तो यूरिया, अतिरिक्त जल जो एक्स्ट्रा जल होता है, लवण आदि उत्सर्जी पदार्थ वृक्काणु के यानी नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग में उसके अंतिम सिरे पर रह जाते हैं और वहाँ पर मूत्र निर्माण का कार्य करते हैं और वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी और मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित अर्थात एकत्रित होता रहता है और उसके दाब से यानी दबाव से मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकलता है। मूत्राशय हमारा
पेशी होता है यानी पेशियों का बना होता है और तंत्र का नियंत्रण में रहता है, अर्थात हमारे तंत्र का तंत्र के नियंत्रण में होता है। जब हमारा दाब बढ़ता है तो हम मूत्र उत्सर्जित करते हैं और इसका हमें आभास होता है जो कि हमारे तंत्र का तंत्र द्वारा होता है। यहाँ पर आपको दो चित्र दिए गए थे पीडीएफ में, एक उत्सर्जन तंत्र और एक वृक्काणु। अगर उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं चित्र के माध्यम से, तो यहाँ पर हमारा इस तरह से जो पेट होता है सीने से यानी फेफड़ों से नीचे की हिस्सा भाग, तो ये हमारी दो किडनियाँ अर्थात वृक्क होते हैं जो कि एक दाईं ओर एक बाईं ओर होते हैं और इनसे हमारी धमनी व शिराएँ भी जुड़ी होती हैं जो कि रुधिर के माध्यम से यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थों को लेकर आती हैं। इनमें आकर हमारे अपशिष्ट पदार्थ छनते हैं वृक्क से होते हुए और मूत्र वाहिनी आदि से होता हुआ जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो मूत्राशय में यहाँ आकर एकत्रित हो जाते हैं। इसके बाद मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। इसी क्रम में आपको एक वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की रचना का चित्र भी दिया गया है। तो नेफ्रॉन यानी वृक्काणु क्या होते हैं, किस तरह की इनकी संरचना होती है। जो वृक्क की आपको चित्र में बताया गया था वृक्क वाले में कि वृक्क धमनी की शाखा तो इस तरह से यहाँ पर आती है, जिसमें एक भाग होता है बोमन संपुट। बोमन संपुट के बराबर में यहाँ पर केशिका गुच्छ यानी छोटी छोटी केशिकाओं का गुच्छा समूह बना हुआ है जिसे हम गिला मेरुलस भी कहते हैं। यहाँ से निकलती हुई वृक्क शिरा जाती हैं और इस तरह से हमारे शरीर में पूरे मूत्र मार्ग में घूमती हैं। इन्हीं में से एक संग्राहक वाहिनी होती है जो कि हमारे मूत्र को एकत्रित करती रहती है और धीरे धीरे मूत्राशय में एकत्रित करती है। तो इस तरह से हमारा ये उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। अब आता है कि कृत्रिम वृक्क या अपोहन। आपने सुना होगा डायलासिस। डायलासिस एक इंग्लिश शब्द है जो सामान्य भाषा में बोला जाता है और इसका प्रयोग जब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की किन्हीं कारणों से कोई किडनी अपना कार्य करना बंद कर देती है या सुचारू रूप से कार्य नहीं करती। क्योंकि आप जानते हैं कि मूत्र मार्ग अर्थात किडनी के द्वारा हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर किए जाते हैं। यदि हमारी किडनी सही तरह से कार्य नहीं करेंगी तो हमारा शरीर में उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित होते रहेंगे और हमें अनेक प्रकार की परेशानियां होने लगेंगी। तो कृत्रिम वृक्क या अपोहन अर्थात डायलासिस एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से नाइट्रोजनी तथा अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित किया जाता है। यह विधि उन रोगियों में प्रयोग की जाती है जिनके वृक्क अर्थात किडनी कार्य करना बंद कर देती हैं। अगर सामान्य रूप से देखते हैं तो एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति यानी स्वस्थ एक वयस्क अर्थात जवान व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर निस्यंदन होता है, अर्थात छानना साफ करना होता है। जो हमारा ब्लड होता है वो लगभग पूरे शरीर में एक दिन में 180 लीटर की मात्रा के बराबर निस्यंदित हो जाता है और एक दिन में 1 से 2 लीटर मूत्र उत्सर्जित होता है, यानी जिसमें से लगभग 1 से 2 लीटर हमारा मूत्र उत्सर्जित होता है जो हमारे पानी पीने और ब्लड के ऊपर निर्भर करता है। शेष निस्यंदन यानी जो हमारा सफाई होती है, हमने अभी आपको बताया लगभग 180 लीटर होती है, उसमें से 1-2 लीटर मूत्र के रूप में उत्सर्जित हो जाता है। शेष जो बचता है वो वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है, यानी दोबारा से प्रयोग होता रहता है। इस तरह से अपोहन विधि कार्य करती है। अब आती है बात पौधों में उत्सर्जन। अगर हम देखते हैं तो जंतुओं में और पौधों में उत्सर्जन दोनों भिन्न होते हैं, क्योंकि जंतुओं में प्रत्येक कार्य के लिए
कुछ विशेष अंग होते हैं, परंतु पौधों में इस प्रकार के अलग अलग कार्य के लिए विशेष अंग नहीं होते। तो पौधों में उत्सर्जन जल को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी होता है। जैसे आपने देखा होगा पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं, अर्थात पौधों से जल वाष्प होकर उत्सर्जित होता है, वायुमंडल में पहुंचता है। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधों में उत्सर्जन होता है। पौधों में कुछ मृत कोशिकाएं तथा रिक्तिकाओं में संचित अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो पौधों से गिरने वाली पत्तियों के माध्यम से उत्सर्जित हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से पौधों की कुछ पत्तियां गिरने लगती हैं निश्चित समय बाद, तो वो भी उनमें भी अपशिष्ट पदार्थ जाते हैं। कुछ अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन और गोंद के रूप में, आपने पौधों से देखा होगा कुछ पौधों के तनों से गोंद निकलता है, तो गोंद और इसी तरह एक पानी जैसा पदार्थ देखा होगा जिसे हम रेजिन बोलते हैं, तो रेजिन और गोंद के रूप में जाइलम द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपने अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं, जो जाइलम के माध्यम से होता है। तो इस तरह से पौधों में उत्सर्जन होता है। और इस प्रकार आपका ये चैप्टर जैव प्रक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जैव प्रक्रम आपको पार्ट बाई पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।